Good morning, evening, or noon, students. Let's proceed with the new topic, Accounting Standards and IFRS. कुछ 3 नंबर का चैप्टर है ये. एक क्वेश्चन आता है इसमें से 1 मार्कर और 3 मार्कर, मैक्सिमम 4 मार्कर. सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है? एएस. ये वो रूल्स होते हैं, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो हमें बताता है कि किसी चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करना है. जैसे कि 10 लाख की मैंने कार खरीदी, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगेगी, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख. तो कितने की कार रहेगी? 9 लाख. यस और नो? 10 लाख की कार, 1 लाख की डेप्रिसिएशन रह गया 9 लाख. अब जो 10% डेप्रिसिएशन लगेगी वो 9 लाख पे लगेगी कि 10 लाख पे लगेगी? दोनों ठीक है. बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताएंगे कि अगर ये एसेट इस कैटेगरी का है तो इस मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगी. ये मेथड हमें ये बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें ये बताते हैं कि लैंड को अगर एप्रिशिएट करना है तो कैसे करेंगे. अगर पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं और एक पार्टनर अचानक कुछ चेंजेस डिमांड करता है तो उसे बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इन आवर सिलेबस वी हैव व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस. पेज 1, वर्कशीट 1.4, लेक्चर 1.4, वर्कशीट 1.4. Simply stated, accounting standards are the policy documents issued by the recognized accounting bodies. Underline recognized accounting bodies. ये लॉ कौन बनाता है? ये लॉ बनाता है उस कंट्री की अकाउंटिंग बॉडी. इंडिया के अंदर अकाउंटिंग बॉडी है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के जो टॉप मोस्ट सीएज हैं और वो जो इस मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं वो डिसाइड करते हैं. हर कंट्री का अपना एक अकाउंटिंग बॉडी होती है और इंडिया की कौन सी है? ICAI, जो इंडिया में CA के पेपर भी फ्रेम करते हैं, CA के पेपर लेते हैं, मैनेज करते हैं. रिलेटिंग टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मेजरमेंट, ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस. मेजर कैसे मनी में कंपेयर करना है, ट्रीटमेंट उसे कैसे रिकॉर्ड करना है, डिस्क्लोजर कैसे शो करना है. इन द वर्ड्स ऑफ कॉलर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स बाय कस्टम लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी. कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? लॉ. जैसे आप रोड पर हैं, रेड लाइट आ जाती है तो व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट? स्टॉप. ग्रीन लाइट आ जाती है, व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट? गो. सेम. इट इज़ अ रूल इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स. जो भी अकाउंटेंट्स हैं जो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, बाय कस्टम, बिजनेस, लॉ, इंडिया का लॉ जैसे GST, एंड प्रोफेशनल बॉडी ICAI. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अंडरलाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये होता है साल खत्म होने के बाद हम देखते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. साल खत्म होने के बाद हर कंपनी ये चेक करती है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया और उससे कितना लॉस सफ़र हुआ और उसकी एसेट लायबिलिटी की क्या पोजीशन है. दे हेल्प इन स्टैंडर्डाइज द डिवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन स्टेटमेंट्स. ये स्टेटमेंट रिटन फॉर्म में होती है. इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम. टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है. जैसे GST आ गया, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स के लॉज चेंज हो गए, GST के लॉज इम्पोज हो गए. ऑन अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, CAs, स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स. वो रूल पूरे इंडिया में सेम रहेंगे. और प्रैक्टिसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्लियर एवरीवन? दिस लेक्चर वुड बी अ शॉर्ट वन. छोटा लेक्चर रहेगा ये. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 1, टू प्रोवाइड डायरेक्शन.
किस तरीके से अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी, पंजाब के अकाउंट्स और हरियाणा के अकाउंट सेम हो। पंजाब में अगर कोई कंपनी काम कर रही है और केरला में कोई कंपनी काम कर रही है, वो जो अपने अकाउंट्स रिकॉर्ड करेगी वो एक ही तरीके से रिकॉर्ड करेगी। टू इम्प्रूव कंपेरेबिलिटी, we can easily compare Domino's with Pizza Hut, not in terms of pizza and taste, in terms of how they work, how they earn. You can easily compare Bharat Petroleum with Indian Oil because ये दोनों accounting standards को follow करती है। Comparability. To improve understandability, किसी भी चीज़ को समझने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल बुक्स, अभी आप गूगल कीजिए, अभी मतलब लेक्चर के बीच में नहीं, लेक्चर के बाद या लेक्चर से पहले आप गूगल कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप गूगल कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी, आपको समझ नहीं आएगा। क्यों? आपके पास अंडरस्टैंडेबिलिटी ही नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं वो चीज़, ईजिली लोग समझ जाए। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, देर आर टू टाइप ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर रहते हैं, जैसे कि मैनेजर, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, मैनेजमेंट। एंड एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो कंपनी से बाहर रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, बैंक जिससे लोन लिया, क्रेडिटर्स, डेटर्स एक्सेट्रा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन्हें भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। गिविंग यू 2-3 मिनट्स, एक बार अच्छी तरह पढ़ लीजिए ऑब्जेक्टिव्स। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, स्पीड अप। Done. Moving on. Advantages of accounting standards. Accounting standards के क्या advantage हैं, क्या फायदे हैं? Improve the reliability and credibility of financial statements. जो कंपनी, I repeat, जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है उस कंपनी पे क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। दैट मीन्स ट्रस्ट वर्दी कंपनी हो जाएगी, वो उस कंपनी पे ट्रस्ट किया जा सकता है। इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल होंगी और कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि वो कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप्स। अगर टैक्स अथॉरिटी हमारे पे केस कर दे और कहे कि आपका टैक्स तो इतना बनता है, आपने इतना पे किया है, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दोबारा कंप्यूट करके बता देंगे कि नहीं, हमारा टैक्स इतना ही बन रहा है। बैंक लोन वाले अगर हमारे से ब्याज कंसीडर करेंगे कि भाई आपका इतना इंटरेस्ट कंप्यूट कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वी कैन यूज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड चेक वेदर दे आर राइट और वी आर राइट। रिड्यूस द चांस ऑफ फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशंस। अकाउंट्स में, बिजनेस में फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एंट्रीज रिकॉर्ड कर रही हैं, फ्रॉड के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। मैनिपुलेशंस नहीं हो सकती, मैनिपुलेट नहीं हो सकते अकाउंट्स। जैसे कि मैं अपने डैड को सैलरी दे रहा हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट कम हो जाए और मुझे टैक्स कम देना पड़े। माई डैड इज़ नॉट वर्किंग हियर बट आई एम गिविंग सैलरी टू माई डैड एंड शोइंग इन द बुक्स दैट आई एम गिविंग सैलरी। कमर्शियल के पैसे मेरे डैड की जेब में, शो कर दिया, उनको सैलरी दी, व्हाट विल हैपन, मेरे प्रॉफिट कम, टैक्स कम, मैनिपुलेशन हो जाती हैं। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कम्प्लीटली एडहर किया जाए, प्रॉपरली यूज़ किया जाए, तो ऐसी चीज़ें भी नहीं होती। इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। व्हाट इज़ विंडो ड्रेसिंग? विंडो को सजा देना, अंदर कुछ और बाहर कुछ और।
हेल्पफुल फॉर अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स। देखिए आपने +2 पास कर ली, आप सीए बन गए। आज से 10 साल पहले जो सीए बने थे उन्होंने कौन सी पढ़ाई की थी? इनडायरेक्ट टैक्स की। आज से 10 to 15 ईयर्स बैक जो स्टूडेंट्स ने अकाउंट्स पढ़ी थी, सीए बने थे, अकाउंटेंट्स बने थे, उन्होंने किसकी पढ़ाई की थी, स्टडी की थी? इनडायरेक्ट टैक्स की। यस और नो? अब गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करके जीएसटी ला दिया। कूल। तो क्या वो सारे अकाउंटेंट्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे? क्या वो सभी के सभी काम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तो जीएसटी पढ़ा ही नहीं? रॉन्ग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन्हें हेल्प करेंगे कि जीएसटी को कैसे रिकॉर्ड कर। हाँ, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, दे नीड टू हार्ड वर्क, दे नीड टू अंडरस्टैंड थ्रोली दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नया इनकॉर्पोरेट हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नए ऐड हुए हैं उनकी कंप्लीटली थ्रोली रीडिंग करनी होगी, समझना होगा, ठीक है? उसका पेपर नहीं देना होगा, स्टूडेंट थोड़ा बनना है। सो इट हेल्प्स द ऑडिटर्स, सीएस एंड अकाउंटेंट्स। जब टाइम टू टाइम लॉ चेंज होता है उसके हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपडेट होते हैं। हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द वेरिएशंस। वेरिएशन मीन्स चेंजेस, फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करते हैं बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कंसिस्टेंट, तो ऑब्वियसली वेरिएशंस कम होगी। आई वॉन्ट आप कोई 3 ऑब्जेक्टिव्स पे टिक लगा लीजिए, एनी 3। आपको 5 ऑब्जेक्टिव नजर आ रहे हैं, कोई 3 पे टिक लगाइए जो आपको लगता है आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू नीड नॉट डू ऑल द 5। इट इज़ माई ड्यूटी मैं आपको पूरा समझाऊं। एज ए स्टूडेंट आपको सारा आना चाहिए, बट लर्न करने के लिए, सेंटेंस के लिए आपको 3 मोर देन इनफ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि लर्निंग तो करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। एज अ टीचर इट इज़ माई मॉरल ड्यूटी मैं A to Z सारा बताऊँ, और अदर 0 to इन्फानाइट पूरी नॉलेज दूँ आपको। एज अ स्टूडेंट अब आपकी ड्यूटी है कोई 3 ऑब्जेक्टिव टिक कीजिए जो आपको लगता है आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। टिक करने का मतलब है जब आप नोट्स मेंटेन करेंगे वो ही 3 एक्सप्लेन करेंगे, राइट? अब जाइए एडवांटेजेस पे। देयर आर 6 एडवांटेजेस, कोई 3 टिक कर लीजिए, एनी 3, क्योंकि मैक्सिमम इस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। कोई 3 टिक कर लीजिए। ऊपर डेफिनेशन लिख के 3 ऑब्जेक्टिव्स, या नहीं ऊपर डेफिनेशन देखिए नीचे 3 एडवांटेजेस। कूल। लिमिटेशंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशंस का मतलब प्रॉब्लम्स। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या लिमिटेशंस हैं? द फर्स्ट इज इनफ्लेक्सिबल। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कौन चेंज कर सकता है? दैट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी और गवर्नमेंट। अगर जीएसटी इंपोज हो गया तो आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको जीएसटी की एंट्रीज करनी पड़ेंगी। आपको देखना पड़ेगा बिल कैसे कटता है जीएसटी का, कितना परसेंटेज कटता है। इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज़ इनफ्लेक्सिबल। यू कैन नॉट चेंज इट अकॉर्डिंग टू यू वांट। 2, डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अच्छी तरह पढ़ना। अब अगर अकाउंटेंट है फिर तो 2-3 चीज़ें अच्छी तरह आपने समझ ली, उसी तरीके से कर लिया। बट अगर आप सीए हैं, हर चीज़ को रिकॉर्ड करना, लाइक अगर एसी इस डेट को खरीदा तो इतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी, इस डेट को खरीदा तो इतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी। एक स्टॉक की वैल्यू 10 लाख है, हमने उसे बुक्स में शो करना है 8 लाख, क्योंकि उसकी मार्केट प्राइस 8 लाख है ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल। अगर स्टॉक 10 लाख का है और मार्केट प्राइस 8 लाख का है तो किसमें शो करेंगे? 8 लाख, लाइक दिस। सी क्लोजिंग स्टॉक। एग्जाम्पल 1, उसकी कॉस्ट है 10 लाख, मार्केट प्राइस है 8 लाख। किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 8 लाख। प्रूडेंस प्रिंसिपल, पता है कि स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है,
कम पे रिकॉर्ड करो। एग्जाम्पल 2, क्लोजिंग स्टॉक, उसकी कॉस्ट है 10 लाख, मार्केट प्राइस है 12 लाख, 10 लाख की कॉस्ट, 12 लाख का मार्केट प्राइस, तो 10 लाख रिकॉर्ड करो। विच एवर इज लेस, कम वाला रिकॉर्ड करते हैं। वाई? ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल, कल पढ़ा था, ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसी तरीके से एग्जाम्पल 4, लैंड, इसकी कॉस्ट है 10 लाख, मार्केट प्राइस है 8 लाख, 10 लाख रिकॉर्ड करना है। एग्जाम्पल 5, एक लैंड है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख, मार्केट प्राइस है 12 लाख, 10 लाख रिकॉर्ड करना है। सी द डिफरेंस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है करंट एसेट और करंट एसेट पे लगता है प्रूडेंस प्रिंसिपल। लैंड है नॉन करंट एसेट। व्हाट इज नॉन करंट एसेट? जो 1 साल से ज्यादा हेल्प करता है, इस पर लगता है कॉस्ट प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। से कितना चैलेंजिंग है। अभी तो सिर्फ +1 में मैंने ये समझाया है, ऐसे पता नहीं कितने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे। यही लिमिटेशन है, डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, एक्सपेंसिव। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाना बहुत एक्सपेंसिव है, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत एक्सपेंसिव है। पहले इसकी रिसर्च होती है, लॉ बनने के बाद रिसर्च के बाद हाइपोथेसिस की जाती है। फिर जैसे जीएसटी, अगर आपको याद हो, जब जीएसटी अप्लाई किया, किसी प्रोडक्ट पे पहले 28% था, 28%, फिर 18% कर दिया, फिर 12% कर दिया। कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 5% था, फिर 12% कर दिया, चेंज हो गया बार बार। दैट मीन्स एक्सपेंसिव। एक तो टाइम लगना भी एक्सपेंसिव है, टाइम इज मनी, और पैसे बिजनेसमैन को बहुत महंगा पड़ता है। क्योंकि अगर आप सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करेंगे तो आपको पहले एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जिसको सैलरी देनी पड़ेगी, फिर आपको सीए को पैसे देने पड़ेंगे, सैलरी देनी पड़ेगी, ऑडिटिंग फीस देनी पड़ेगी सीए को, नॉट सैलरी। सो इट्स एक्सपेंसिव। कैन नॉट ओवरराइड द रूल। अगर लॉ कहता है कि पार्टनर्स 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा नहीं बन सकता कि जिसमें पार्टनर्स 60 अलाउड हो, क्योंकि लॉ 50 पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। अगर लॉ कहता है कि इस प्रोडक्ट पर 18% से जीएसटी ज़्यादा नहीं लगेगा, अलग अलग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं तब भी, तो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस प्रोडक्ट पर 18 से ज़्यादा % की जीएसटी की इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा अकाउंटेंट को। इट कैन नॉट ओवरराइड। व्हाट इज ओवरराइड? ऊपर जाना, ओवरटेक करना। रिक्वायर अननेसेसरी डिस्क्लोजर्स। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कल या परसों किया था हमने लास्ट लेक्चर्स में। फुल डिस्क्लोजर, जैसे कल मैं बोल रहा हूँ, कल मतलब रिकॉर्डिंग कल हुई थी, अब मुझे नहीं पता आपको वो लेक्चर कब मिला था, 2 दिन पहले कि 3 दिन पहले। अननेसेसरी डिस्क्लोजर। व्हाट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट? हर चीज को अच्छी तरह शो करो जो सिग्निफिकेंट है। ऑल एंट्रीज शुड बी शोन वेदर इट इज, ऑल सिग्निफिकेंट एंट्रीज शुड बी रिकॉर्डेड, फुली डिस्क्लोज्ड। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं हो रही तो नीचे फुटनोट में डिस्क्लोज करो। P&L में डिस्क्लोज नहीं हो रही, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं हो रही, नीचे फुटनोट में डिस्क्लोज कीजिए। अननेसेसरी, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको फालतू में बहुत सारी डिस्क्लोजर्स करनी पड़ेगी। You have to show so many things which are not required at all. Clear everyone? Any doubt? Perfect. Giving you 2 minutes, 5 limitations को अच्छी तरह रीड आउट कीजिए। Take your time. Speed up, take your time, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। I'm giving you 2 minutes पढ़ने के लिए आपको। I'm waiting for you here only. Hi, पढ़ो।
चलिए मूविंग ऑन, ये तो थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसे हम कहेंगे AS या IAS। व्हाट इज AS? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट इज IAS? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक ही बात है। ऐसे होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इतनी मोटी मोटी बुक होती है। ये देखिए लाइक दिस, ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा कि फिक्स्ड एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, उस पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। नेक्स्ट वी हैव इज IFRS। चलिए पहले हम बात करते हैं मेडिकल टर्म की। मिस्टर राम इंडिया में डॉक्टर बन गया, सर्जन बन गया, क्या वो कनाडा में सर्जरी कर सकता है? यस। इंडिया में स्टडी की, कनाडा में जाके डॉक्टर बन गया उनके हॉस्पिटल में। यस ही कैन, बस एक छोटा सा सर्टिफिकेट लेना होता है। सेकंड, मिस्टर काकू इंडिया में इंजीनियरिंग की और UAE दुबई में जाके बिल्डिंग्स बनाने में इंजीनियर बन गया। वो एक कंपनी में इंजीनियर लग गया। कर सकता है? यस और नो? बिल्कुल कर सकता है। यस ही कैन। मिस रीटा एक म्यूजिशियन थी या एक्टर थी या डांसर थी, कहने का मतलब है आर्टिस्ट थी। उसकी शादी हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में, मिसेस रीटा बन जाती है। क्या वहां पे वो अपने प्रोफेशन को परस्यू कर सकती है? यस। अ डांसर इज अ डांसर वेदर शी और ही इज इन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। लास्ट केस, राहुल इंडिया में CA है, क्या UK में जाके वो रूल्स अप्लाई कर सकता है? मैं इंडिया में अकाउंटेंट हूं, क्या मैं फ्रांस में अकाउंटेंट बन सकता हूं? नो, क्योंकि यहां के रूल्स कुछ और हैं, वहां के रूल्स कुछ और हैं। तो इंडिया डेवलप्ड कैसे होगा? इंडिया की कंपनीज तो बाहर जाके काम ही नहीं कर सकती। ये बाहर की कंपनीज इंडिया में काम करेंगी तो उनको अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। जैसे डोमिनोज अमेरिका में काम कर रहा है तो किसी और तरीके से काम करेगा, इंडिया में कर रहा है तो अपनी अकाउंट्स की बुक्स अलग मेंटेन करेगा। बहुत डिफिकल्ट है ये तो। नहीं डिफिकल्ट। वी विल बी फॉलोइंग IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब इंडिया की कंपनीज ये फॉलो करती हैं और ये वो अकाउंटिंग, ये है IAS। व्हाट इज IAS? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट इज IFRS? ये वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं बट जो पूरे वर्ल्ड में यूज किए जा रहे हैं, कंसिस्टेंट है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। इंडिया में अब IFRS फॉलो किया जाता है बट एट अ बिगर एंड अ मीडियम लेवल स्टेट। पहले ये कुछ कंपनीज में लगा था जो 1000 करोड़ से ज़्यादा अर्न कर रही हैं, कैपिटल है। फिर ये स्मॉल कंपनीज में लगा, अब ये सभी कंपनीज में लग रहे हैं। आगे जाके पार्टनरशिप में लगेगा, फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में लगेगा।
IFRS. The International Accounting Standard Boards IASB has issued a set of accounting standards known as IFRS. ये कौन इशू करता है? ICAI, इंडिया के अंदर जो CA के पेपर लेते हैं. और ये कौन करता है? ISAB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज के बेस्ट CAs, उनकी अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी मैनेजमेंट में जाती हैं, जो डिसाइड करती हैं किस तरीके से रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी. अब जो डोमिनोज कंपनी है या पिज़्ज़ा हट कंपनी है या एडिडास कंपनी है, वुडलैंड कंपनी है, जो इंडिया में कमाती है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अमेरिका में कमाती है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिल्कुल सेम है. फ़र्क सिर्फ ये है वहाँ US डॉलर में कैलकुलेशंस होगी या INR इंडियन रुपी में होगी. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट्स बिल्कुल सेम बनेगी. IFRS also cover a wide range of international accounting standards. IAS, this is IAS, Indian Accounting Standard, and this is IAS, International Accounting Standards, which are issued by Indian International Accounting Standard Committee. कमेटी इशू करता है, बोर्ड बना के इशू करता है. मीन्स बोर्ड इज द आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे CBSE है, और उसकी कमेटी जो मैनेजमेंट के लोग हैं. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड थ्रू अ कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट एंड अदर इकोनॉमिक डिसीजंस. अंडरलाइन इकोनॉमिक डिसीजंस. IAS आर बीन रिप्लेस्ड और सस्पेंडेड बाय IFRS. बहुत सारे IAS इंडिया के कैंसिल हो चुके हैं या उसको मर्ज कर दिया, सरप्रेस कर दिया. इसे सरप्रेस कर दिया, दबा दिया और इसको ले आए. The IASB is the independent standard setting body of IFRS Foundation. It replaced this in 2001. 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जगह 12 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सरप्रेस हो चुके हैं. ये हिस्ट्री है, यू मे अवॉइड दैट, कि पहले इतने स्टैंडर्ड्स थे उसको दबा के अब इतने आ चुके हैं. The main objective behind the establishment of this is the main objective, please underline, to develop worldwide acceptable accounting standards जो पूरे वर्ल्ड में वैलिड हो. जापान में, फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, and other participant in the world's capital market and make economic decisions. ताकि कोई बाउंड्री ना रहे, बाहर की कंपनी इंडिया में काम कर ले, इंडिया की कंपनी बाहर काम कर ले इजिली. What are its objectives? इसके क्या objectives हैं? The 4 main objectives of IFRS are mentioned below. To formulate a single set of superior quality accounting standards, ऐसे accounting standards formulate करने जो superior हो, best हो. They are easily understandable, globally enforceable, transparent, comparable, assist users. Easily accounting standard जो समझे जा सके. To encourage usage and through application of these accounting standards, इन accounting standards को use कैसे करना है ये बताएं. पहले तो accounting standards बनाने हैं, फिर उसको यूज कैसे करना है ये बताने. टू लुक आफ्टर एंड प्रोवाइड वेल द नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज. भाई हम तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो करेंगे, IFRS फॉलो करेंगे, पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं होगा क्या करना है. जब GST आना था पहले से पता था GST आना, ये नहीं हुआ अचानक से GST आ गया, जैसे नोटबंदी होगी एकदम, ऐसे नहीं है IFRS आएंगे. पहले उन कंपनीज पे लगा जो 1000 करोड़ की कंपनी है, फिर उन पर लगा जो 100 करोड़ की कंपनी है, फिर उस पे लगा जो 10 करोड़ की कंपनी है, फिर लगा सभी कंपनीज पे. जो छोटी कंट्रीज हैं इमर्जिंग, जैसे इंडिया, चलो इंडिया तो अब डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रही है, श्रीलंका या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, कोंगो, इथोपिया, पाकिस्तान, इन इकोनॉमीज, अफगानिस्तान, इन इकोनॉमीज का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के लिए IFRS अवेलेबल है. फोर्थ, टू प्रेजेंट एंड एक्चुअली कन्वर्जेंस मतलब इंटीग्रेट करना, प्लीज अंडरलाइन कन्वर्जेंस, इंटीग्रेट of national accounting standards with the international financial reporting standards. What is first?
What are the objectives of IFRS? The first objective is बनाना, फॉर्मुलेट करना। सेकंड, देना, कैसे यूज करना है, प्रोवाइड करना और उसकी यूज को समझाना। थर्ड, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो अफोर्ड कर लेंगी, वो सीए रख लेंगे, वो अपने आप देख लेगा, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना। इमर्जिंग इकोनॉमीज से और स्मॉल एंड मीडियम साइज के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, बचाना। एंड द लास्ट इज इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट मतलब मर्ज करना, कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ना। आराम से, इकट्ठे नहीं जोड़े जा सकते, बहुत ज़्यादा क्योटिक मेस्ड अप सिचुएशन हो जाएगी अदरवाइज। टेक योर टाइम, 4 ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। डन एवरीवन? 4 ऑब्जेक्टिव्स करने जरूरी हैं। ऑल द 4 ऑब्जेक्टिव इज टू बी डन। अ कॉइन हैज 2 साइड्स, सिमिलरली इसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। IFRS की लिमिटेशंस हम अभी नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट इन आवर सिलेबस। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। अगर पेपर में आपको लिमिटेशंस आ जाती हैं IFRS की, तो आप AS की ही लिमिटेशंस लिखेंगे। यू कैन राइट इन द नोट्स, लिमिटेशंस ऑफ IFRS सेम एज द लिमिटेशंस ऑफ AS। व्हाट इज AS? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसकी लिमिटेशंस और IFRS की लिमिटेशन सेम है। बेनिफिट्स, IFRS के फायदे क्या हैं? फर्स्ट, हेल्पफुल टू ग्लोबल बिजनेस एंटरप्राइज। जो कंट्री IFRS पूरी तरह से फॉलो करना शुरू कर देती है, आई रिपीट, जो कंट्री IFRS पूरी तरह से फॉलो करना शुरू कर देती है, उस कंट्री में बहुत ही MNCs आ जाती हैं। Many MNCs will enter into that industry. Many. ग्लोबल एंटरप्राइज, इकोनॉमी ग्लोबल हो जाती है। 2, हेल्पफुल इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत फायदा मिलता है। कैसे? जब से इंडिया ने IFRS फॉलो करना शुरू किया है, चाइना का माल इंडिया में आना शुरू हो गया। क्यों? इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिला है, रिकॉर्ड करना सेम हो चुका है, दे नो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे वर्क करते हैं। और ये नहीं हमारा नुकसान है, आप कहेंगे ले चाइना आ गया, इंडिया की फर्म्स भी तो बाहर जाके काम कर ही रही है ना। फिर ऐसे जियो इज वन एग्जाम्पल, महिंद्रा इज अनदर एग्जाम्पल, टाटा इज अनदर एग्जाम्पल। हेल्पफुल टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर मैं किसी अमेरिकन कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करूं या मैं यूरोपियन कंट्री में पैसे इन्वेस्ट करूं कंपनी में, तो मैं आराम से कर सकता हूं। क्यों? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो कंपनी फॉलो कर रही है, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडियन कंपनी फॉलो कर रही है। अब यूरोप की कंपनी बहुत लॉसेज में जाएगी, कंट्री इकोनॉमी खत्म हो चुकी है यूरोप की। अब वहां के लोग अगर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कौन सी इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करेंगे? इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी। उनको बहुत बेनिफिट है क्योंकि हम दोनों ही IFRS फॉलो कर रहे हैं, इंडिया IFRS फॉलो कर रहे हैं। द इन्वेस्टर्स वुड बी एट गुड पेस। हेल्पफुल टू अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स, अकाउंट्स टीचर्स, प्रोफेशनल्स की बात हो रही है। अकाउंट्स के टीचर्स, CAs, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CMA, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, CS, कंपनी सेक्रेटरी, ये सभी जो प्रोफेशनल्स हैं
उनको बहुत बेनिफिट मिलता है IFRS का, बिकॉज इफ द कंट्री इज फॉलोइंग IFRS एंड यू आर द प्रोफेशनल बॉडी, you can work in any other country which is following IFRS. I repeat, if you are a professional person and your country is following IFRS, you can go to any other country and work as a professional which also follows IFRS. Cool? Good. चारों को एक बार अच्छी तरह पढ़ लीजिए. जस्ट समझ आना चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. चारों बेनिफिट्स लिखनी है. ऑल द 4 बेनिफिट्स इज टू बी रिटन. क्लियर? नेक्स्ट, assumptions of IFRS. जो हमने प्रिंसिपल्स किए थे ना, कौन कौन से प्रिंसिपल्स किए थे? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस प्रिंसिपल. ऐसे 4 ही प्रिंसिपल है IFRS में. आई रिपीट, अभी इंडिया कंप्लीटली IFRS में नहीं आई है. इंडिया इन दोनों के मिडल में है. पहले IAS फॉलो कर रही थी, अब IFRS और IAS फॉलो कर रही है. हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई कर रहे हैं IFRS में, और कुछ साल और लगेंगे उसको कंप्लीटली मर्ज होने में. तो यार, कुछ कंपनीज सिर्फ IFRS फॉलो कर रही हैं, कुछ कंपनीज IAS फॉलो कर रही हैं, बट उसके काफ़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मर्ज हो चुके हैं IFRS जैसे 32 स्टैंडर्ड्स हैं, 16 IFRS में कन्वर्ट हो चुके हैं, 16 अभी रहते हैं. वंस ऑल द IAS कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू IFRS, द कंट्री विल बी फॉलोइंग IFRS एंड ये डिलीट हो जाएगा. आप में से कईयों ने वर्ड सुना होगा एक्चुअरीज. जैसे हम डेप्रिसिएशन ही लगाएंगे, जो एक्चुअल वैल्यू है वो रिकॉर्ड करेंगे. लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो वो रिकॉर्ड करो, ना कि कॉस्ट रिकॉर्ड करो. तो ये भी IFRS का ही पार्ट है. दैट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज. अजम्पशंस. फर्स्ट, गोइंग कंसर्न. ये हम पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं. व्हाट इज गोइंग कंसर्न? आप बिजनेस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बिजनेस बंद होना है. आप बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा. Going concern principle states that the business will work for infinite number of years. Due to this principle only, the firm can get loan for 20 years, 30 years, and long-term contracts can be made. Second, accrual assumption. इसे हम कन्वेंशंस नहीं कह सकते प्रिंसिपल्स को, क्योंकि कन्वेंशन होता है ट्रेडिशन जो पहले से चलता आ रहा है. ये तो अभी अभी बने हैं. गेटिंग? IFRS तो अभी बने हैं, कुछ 10-12 साल, 20 साल. तो इट्स नॉट अ कस्टम. अक्रूवल असम्पशन, जो चीज जब अकर कर रही है तब रिकॉर्ड करो, ना कि तब जब पैसा आ रहा है. आई मीन टू से, अगर 10,000 रुपीज की मैंने सेल की, 6,000 आ गए, 4,000 नहीं आए. मैंने 10,000 की सेल की, 6,000 की कैश सेल्स, 4,000 की क्रेडिट सेल्स, तो हम कितना रिकॉर्ड करेंगे? 10,000. मैंने सैलरी देनी थी 10,000, सैलरी दी 8,000. कितना कैश जा रहा है? 8,000. कितना जाना चाहिए? 10,000. तो मैं ऐसे रिकॉर्ड करूंगा, सैलरी पेड 8,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000, टोटल 10,000. और 2,000 क्या हो जाएगी? लायबिलिटी. accrual principle, accrual assumption, record the transaction when it occur, not when it is received or paid. थर्ड, हमने इसके प्रैक्टिकल भी किए हैं बेसिस ऑफ अकाउंट में, कैश बेसिस एंड accrual बेसिस. थर्ड, मेजरिंग यूनिट assumption.
इसको हम कहते हैं मॉनेटरी प्रिंसिपल, मनी वैल्यू। कन्वर्ट करके लिखना है। क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करनी, सिर्फ क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। थर्ड इज according to this assumption the assets are not shown in the balance sheet at historical cost but they are shown at the current or fair value। उसे मनी में कन्वर्ट करके मेजर करके रिकॉर्ड करेंगे। Assets are shown at the amount that would be paid if the same asset has been acquired currently. Similarly, liabilities are shown that would be required to settle them. Means, ध्यान देना, बाहर का लैंड मेरे डैड ने 20 लाख में खरीदा 30 इयर्स पहले या 20 इयर्स पहले। आज इसकी वैल्यू 1 करोड़ है। अकॉर्डिंग टू IAS मैं 20 लाख में रिकॉर्ड करूंगा। अकॉर्डिंग टू IFRS मैं 1 करोड़ में रिकॉर्ड करूंगा। 20 लाख की कॉस्ट, 80 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़। सही, अभी हम IAS से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी फाइनेंशियल बुक्स में, कमर्सविला की बुक्स में ये लैंड 20 लाख का शो हो रहा है क्योंकि हम IAS फॉलो कर रहे हैं। जब इंडिया की गवर्नमेंट ने, जब ICAI ने मुझे कहा कि आप IFRS फॉलो करो, तो ये लैंड 20 लाख में नहीं 1 करोड़ में शो होगा और 80 लाख का शो होगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कि मुझे 80 लाख का प्रॉफिट हो गया पर अभी प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है। सिमिलरली लायबिलिटीज, जिस पे पेमेंट करनी है वो रिकॉर्ड करेंगे, दैट टू कन्वर्टेड इनटू मनी एंड क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव आइटम्स रिकॉर्ड होंगी। एंड द फोर्थ इज कांस्टेंट परचेजिंग पावर। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नई चीज है, ये दोनों न्यू है, ये दो तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। कांस्टेंट परचेजिंग पावर मतलब इन्फ्लेशन कॉस्टिंग, इंडेक्सेशन करना, किसी भी चीज का इंडेक्स करना। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ध्यान देना, लिसन केयरफुली एवरीवन। मैंने एक लैंड खरीदा 10 लाख का, परचेज कॉस्ट, और उसे सेल किया 15 लाख का 5 इयर्स के बाद। 10 लाख का लैंड खरीदा, 15 लाख में बेचा 5 साल के बाद। हाउ मच इज माई प्रॉफिट? 5 लाख। समझ रहे हैं ना? और टैक्स है 10%, तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को? 5 लाख का 10%, 50,000। ये था नॉर्मल जिंदगी, ठीक है। अब आते हैं मेंटोस जिंदगी, कांस्टेंट परचेजिंग पावर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? मैंने लैंड खरीदा 10 लाख का, जिसकी सेल की 5 साल के बाद 15 लाख की। उस कंट्री में 20% का इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन समझते हो? चीजों का प्राइस बढ़ना। 20% इन्फ्लेशन है, तो मैं कॉस्ट 10 लाख नहीं 20% प्लस करके 12 लाख लूंगा। गॉट इट? एज पर कांस्टेंट परचेजिंग पावर, कॉस्ट 12 लाख, तो प्रॉफिट कितना हुआ? इस केस में 15 लाख की चीज 10 लाख में बेची, इसमें 15 लाख की चीज 12 लाख की चीज 15 लाख में बेची। हेयर 10 लाख की चीज 15 लाख में बेची, 5 लाख का प्रॉफिट। शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया था। 10 लाख की चीज 15 लाख में बेची, 5 लाख का प्रॉफिट। यहाँ पे 10 लाख की चीज 20% के इन्फ्लेशन के बाद हुई 12 लाख की। 12 लाख की चीज 15 लाख में बेची तो प्रॉफिट हुआ 3 लाख, तो टैक्स लगेगा 3 लाख का 10%, 30,000। समझे? दिस इज कांस्टेंट परचेजिंग पावर।
According to this assumption, value of capital has to be adjusted for inflation at the end of financial year. साल खत्म होने पर आपको ये वैल्यू एडजस्ट करनी होती है. डन. नीचे जगह गिवन है, आप क्वेश्चंस लिखिए. आपका यही होमवर्क है. ये क्वेश्चंस आपने लर्न करके कॉपी में लिखने हैं. जो आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पे ये क्वेश्चंस आप आंसर फॉर्म में लिखेंगे. जो आपका रजिस्टर मेंटेन हो रहा है उसमें पहला टॉपिक था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, फिर था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस, कन्वेंशंस, देन था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और अब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS. International Accounting Standards IFRS, Indian Accounting Standards IAS. Done. Write down 4 questions. Question number 1. What do you mean by accounting standards? State its objectives. What do you mean by accounting standards? State its objectives. 3 marks. 3 marks. जब मैंने स्टेट बोला है, स्टेट मतलब सिर्फ हेडिंग नहीं देनी, एक एक लाइन एक्सप्लेन करनी है. लर्न द आंसर, राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 2. Briefly explain the advantages and limitations of accounting standards. Briefly explain the advantages and limitations of accounting standards. 6 marks. 6 marks. 6 marks मतलब हमें पूरा पेज चाहिए होगा, और कॉपी का पूरा पेज. 6 मार्कर में कैसे लिखेंगे? पहले आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन लिखेंगे जो आप पहले लर्न कर चुके हैं. फिर एडवांटेजेस, 3 एडवांटेजेस, 3 लिमिटेशंस. कोई भी 3 लर्न करके लिखेंगे. 3 एडवांटेजेस, 3 लिमिटेशंस. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. What do you mean by IFRS? What do you mean by IFRS? State its objectives. What do you mean by IFRS? State its objectives. थ्री मार्क का क्वेश्चन. पहले IFRS की डेफिनेशन, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स. जरूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड सेम हो. आई रिपीट, जरूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड सेम हो. चेंजेस पॉसिबल हैं. चेंजेस करेंगे आप उस हिसाब से, आप अपने हिसाब से लिखेंगे. सेंटेंस मेकिंग गुड शुड बी गुड. आपको लगता है आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, फिर आपको थोड़ा लर्न करना होगा. कुछ ही चैप्टर्स लर्न करने के, बाकी सारे कॉन्सेप्चुअल है. क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ IFRS. State the benefits of IFRS. 3 marks. State the benefits of IFRS. 3 marks. चार बेनिफिट्स हैं, कोई 3 एक्सप्लेन कर देंगे. करने चारों हैं इसमें भी. तो पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन 6 मार्क, फिर 3 मार्क, फिर 3 मार्क. मेक इट 4 मार्क. जो बेनिफिट्स हैं वो 4 मार्क्स में कर दीजिए. पहले IFRS की डेफिनेशन, फिर बेनिफिट्स. फोर्थ क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन नंबर 1. इसके 2 पार्ट हैं. एक्सप्लेन नंबर 1. Measuring unit assumption of IFRS. Measuring unit assumption of IFRS. Number 2. Constant purchasing power assumption of IFRS. Number 2.
कांस्टेंट परचेजिंग पावर assumption ऑफ IFRS, 3 मार्क्स। ये 5 क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ 5 क्वेश्चंस। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसके ऑब्जेक्टिव्स 3 मार्क्स, फिर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस 6 मार्क्स, डेफिनेशन के बाद 3, देन IFRS एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स 3 मार्क्स, IFRS की डेफिनेशन कोई 3 ऑब्जेक्टिव, देन बेनिफिट्स ऑफ IFRS, एडवांटेजेस ऑफ IFRS की डेफिनेशन 4 पॉइंट्स 4 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन मेजरिंग यूनिट assumption एंड कांस्टेंट परचेजिंग पावर assumption 3 मार्क्स, 1.5 ईच, जस्ट डेफिनेशन। और अगर IFRS की लिमिटेशन आ जाए तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिमिटेशंस ही लिखेंगे। अगर आपके नोट्स मेंटेन हो गए ना, इस असाइनमेंट की जरूरत ही नहीं है। कल को जब पेपर होंगे आपने अपने नोट से ही पढ़ लेना है, क्योंकि आपने खुद बनाया, खुद लर्न किया, पेपर में लिखना इजी रहेगा, बुक्स ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? बाय बाय, गॉड ब्लेस, नमस्ते।